हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टॉपर्स मेंटर्स। तो जैसा कि हमने बताया था बच्चे, हमने एम्स का एक नया बैच शुरू करना है फॉर एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, जिसका एग्जाम आपका जून 28 को होना है, एम्स पैरामेडिकल का स्पेशली, है ना। तो उसके लिए हमने बैच शुरू करना था 9th को, बट एक्चुअली वॉर के कंडीशंस बन गए थे और बहुत सारा आपका सिचुएशंस हो गई थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। एक्चुअली टीचर्स को थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें दिक्कत हुई। इसके अलावा हम चंडीगढ़ बेस्ड हैं तो चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी और वार्निंग्स वगैरह आई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 को टारगेट भी किया गया था फॉर मिसाइल अटैक्स। आपका कूडोज टू इंडियन आर्मी एंड देयर एफर्ट्स, उसकी वजह से हम सब सेफ हैं। तो आज से हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं एम्स बैच टॉपर्स तक मेंटर्स का। ठीक है, तो हम हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, लिमिटेशंस हैं हल्की सी। तो हम सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे बच्चे जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पैरामेडिकल्स के एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन से, है ना। और वहां से भी हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका पहला पोर्शन, दैट इज योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला, दैट इज योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। तो सबसे पहला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ते हो देयर इज ए कॉमन डिफरेंस। आपका सबसे पहले पढ़ोगे ब्रीदिंग के बीच में एंड आपका रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ोगे, है ना। तो आप क्या बोलते हो? आप हमेशा बोलते हो कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपके दो स्टेप होंगे। कौन से? इनहेलेशन एंड आपको एक्सहेलेशन। आपको दो चीजें देखने को मिलती है ना। वहीं पे आपको रेस्पायरेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है बच्चे? आपकी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके आपके दो टाइप्स मिलते हैं। दो एक्सरसाइज नहीं मिलते उसके अंदर, दो टाइप्स मिलते हैं। कौन से हैं बच्चे आपके? Types will be your aerobic respiration and there is presence of anaerobic respiration। तो आपको दो रेस्पिरेशन मिलेंगे, है ना, दो टाइप्स मिलेंगे रेस्पिरेशन के। ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर आपको सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल देखने को मिलता है। ध्यान से सुनो अब आगे। अब आपने क्या बोला कि आपने बोला रेस्पिरेशन के दो टाइप, है ना। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करने का? ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने का प्रोसेस। क्या करने का? ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने का प्रोसेस। क्या करने के लिए? पर्पज क्या है? प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एनर्जी प्रोड्यूस करना इज द पर्पज। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज द पर्पज। तो रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिला? आपको दो मिल गए, एक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिला। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर क्या देखने को मिलता है? तुमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम फर्दर पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या मिला? आपको ग्लाइकोलाइसिस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ Krebs cycle and there is presence of electron transport chain या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब आप बात करोगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हें क्या देखने को मिलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हें सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, ग्लाइकोलाइसिस एंड योर फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सी है बच्चे? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस कॉमन आ रही है, ये देखो ये। तो अब यहां से क्वेश्चन बना है तुम्हारा, क्या बना है? यहां से क्वेश्चन बना है कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रोसेस है, ये पूछा गया है। कैसी है? ऑप्शन ए था तुम्हारा एरोबिक, ऑप्शन बी था तुम्हारा एनएरोबिक, ऑप्शन सी था तुम्हारा बोथ, ए एंड बी, और ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था तुम्हारा नाइदर ए एंड बी। ठीक है, ये लो ये लो। तो बताओ जरा, आइदर ए और बी, क्या ये ऑप्शन होना चाहिए? बोलो। नहीं बचे।
आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सारी की सारी एक एनारोबिक प्रोसेस है। कैसे ये आपकी एक ग्लाइकोलाइसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। एक बार फिर से सुन लो, ग्लाइकोलाइसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देखो, हमें ये तो क्लियर है कि अर्थ के ऊपर पहले एनारोबिक इन्वायरमेंट वाले ज्यादा थे, एनारोबिक इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से जो पहले ऑर्गेनिज्म जो थे जो डेवलप हुए वो कौन से थे? सारे के सारे एनारोबिक थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं था। फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन हुआ तब आपका क्या डेवलप हुआ? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए बच्चे आपके? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो जब एनारोबिक से ही ऑर्गेनिक आपका क्या हो गए? इवॉल्व होके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने हैं, तो कुछ प्रोसेस भी कैरी ऑन होंगी। उनमें से एक प्रोसेस जो थी वो प्रोसेस थी बच्चे आपकी कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं या परफॉर्म करते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। तो आज के बाद एनारोबिक को हम क्या बोलेंगे? आपका सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलेंगे? एनारोबिक प्रोसेस ही बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। चलो, अब फर्दर जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनो। आपका फर्दर जब बात करोगे तो आपने बोला कि आपका जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग है, उसके लिए तुम क्या यूज करते हो? बताना जरा, क्या यूज करते हो तुम? तुम यूज करते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जरा ध्यान से सुनना, इसके अंदर होता क्या क्या है आपका डिटेल्स में कराऊंगा, और इस तरीके से कराऊंगा कि तुम्हें सारा का सारा एक ही बारी में लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ये ह्यूमन है, ठीक है पक्का? तो इसके अंदर सबसे पहले देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। दीज आर योर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेजल चैम्बर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? नेजल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें आपको क्या मिलेगी? एक नेजल कैविटी डेवलप हो रही है। दिस इज योर नेजल कैविटी डेवलप हो रही है। क्या इतनी बात समझ आई? सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए नेजल कैविटी हियर। इस नेजल कैविटी के अंदर क्या मिलता है? इस नेजल कैविटी के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ, क्या मिलेगी? एक म्यूकस की लेयर। बच्चे क्या मिलेगी आपको? एक म्यूकस की लेयर मिलती है। क्वेश्चन, म्यूकस सिक्रीट कौन करता है? आपकी गोबलेट सेल्स। कौन सी करती हैं? गोबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। अगला क्वेश्चन आपका, यूज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस की मेम्ब्रेन का यूज क्या होगा? बताना जरा। म्यूकस की मेम्ब्रेन का यूज जो है वो सबसे पहला यूज कौन सा है? कौन बताएगा यहाँ पे? सबसे पहला जो यूज है बच्चे वो होता है आपका, क्या होगा? ध्यान से सुनोगे अगर यहाँ पे, तो सबसे पहला यूज होता है, यूज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का, आपका जो आउटसाइड एयर है। क्या है आपकी? आउटसाइड एयर कैसी होती है? ड्राई होती है एंड हॉट। इन्वायरमेंट कैसा है? हॉट है थोड़ा सा। आपकी आउटसाइड एयर कैसी है? ड्राई, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। ये आपकी क्या हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है। किसके लिए हार्मफुल होगी? आपके इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। किसके लिए? इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज। इसी वजह से कभी ध्यान रखना, ध्यान देना कि जब आपकी लू चलती है ना, जब आपकी लू चलेगी तो क्या होता है? ध्यान से सुनो। जब लू चलती है तो सॉरी, जब आपकी लू चलती है तो क्या हो जाता है? आपका यहां से ज्यादा देर अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको यहां से छिलन महसूस होने लग जाएगी। आप बोलोगे, सांस लोगे तो भी आपको जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नेजल कैविटी के अंदर से जो जा रही है वो पूरा मॉइस्चर एक्वायर करती हुई जा रही है। आपके इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू, थ्रोट के सॉफ्ट टिश्यू जो है वो भी आपके क्या हो रहे हैं? मॉइस्चर रिलीज कर दे रहे हैं।
मॉइस्चर रिलीज कर देंगे थ्रोट के सॉफ्ट टिश्यू तो वो डैमेज हो सकते हैं, तो वो हो सकता है यहाँ पे। अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं हुई तो वो जल्दी हो जाएगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, मेक करती है आपकी आउटसाइड एयर को, क्या बना देगी, आउटसाइड एयर को मोइस्ट बना देगी। कैसे बना देगी, एंड कोल्ड, टेम्परेचर भी उसका थोड़ा सा डाउन कर देगी, साथ में उसको क्या कर देगी, मोइस्ट बना देगी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से तुम्हारी जो लेयर है वो क्या क्या करेगी, आपकी इजीली क्या हो जाती है, आपकी एयर जो है वो मोइस्ट एंड कोल्ड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं होगा। ओके चलो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट देयर विल बी, आपको क्या मिलेगा, ये लो आपका यहां से माउथ कैविटी, यहां से नेजल कैविटी, कॉमन चैम्बर होता है दैट कंटेन्स फेरिंग्स। और फेरिंग्स के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पोर्शन पढ़ा है, लेकिन ये यहां भी पूछ लिया गया है कि आपका क्वेश्चन है ये बच्चे आपका, ठीक है, क्वेश्चन है कि आपका कौन सा पोर्शन फेरिंग्स में कौन सा पोर्शन होता है जो क्या करवाएगा, आपका डिस्टिंक्शन करवाएगा। तो आपकी देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिग्लोटिस। प्रेजेंस ऑफ एपिग्लोटिस कहां होती है बच्चे, ध्यान रखना, फेरिंग्स में होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करेगा, फूड एंट्री को। किसको प्रिवेंट करेगा, फूड एंट्री को। कहां फूड एंट्री को प्रिवेंट करेगा, इन आपकी ग्लोटिस के अंदर। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ग्लोटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस स्लाइड में से, दो क्वेश्चन इस स्लाइड में से, तीन क्वेश्चन इस स्लाइड में से पहले बता चुका हूं, ठीक है। चल अब देखो नेक्स्ट, अब जब तुम देखते हो तो आपको क्या मिला, ये लो ऐसे, तो नेजल कैविटी, ये एक छोटा सा, ये आपको ऐसे करते हैं ना, आ करोगे तो आपको एक हैंगिंग टिश्यू देखने को मिलता है ना, तो ये हैंगिंग टिश्यू क्या है, यूवेला बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपको मिलेगा लैरिंग्स। क्या मिलेगा, लैरिंग्स मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, साउंड बॉक्स बोलते हो। जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो किसकी वजह से बोल रहा हूँ, साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होंगे, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे। और there is presence of true vocal cord, there is presence of pseudo vocal cord, okay? तो दोनों मिलेंगे आपको। then sorry, आपको ओपनिंग्स मिलेंगी, कौन सी, एक तो ट्रैकिया की ओपनिंग, एक आपको मिलेगी ईसोफेगस की ओपनिंग। दिस इज योर फूड पाइप, जिसको आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस, और इसको बोलते हो आप ट्रैकिया। क्या बोलते हो बच्चे, ट्रैकिया बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रैकिया, दैट विल बी योर विंड पाइप। अब जरा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आया है ट्रैकिया के अंदर क्या मिलता है। ट्रैकिया के अंदर सबसे पहले याद रखना, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग मिलते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, आपको व्हाई शी शेप्ड और कार्टिलेजिनस ही क्यों। आपको सबसे पहले बात तो कार्टिलेज का नाम, हाइलाइन कार्टिलेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, हाइलाइन कार्टिलेज का नाम पूछा गया है, तो याद रखना। तो शी शेप्ड क्यों, शी शेप्ड आपको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। किसको फैसिलिटेट करता है, सबसे पहला रीजन है फैसिलिटेशन। किसको फैसिलिटेशन करना, पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट को। आप क्वेश्चन पूछ लिया कि पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट, तो सर आपको हमने पढ़ा था कि वो तो आपके ईसोफेगस में होता है, तो ईसोफेगस की मूवमेंट को ट्रैकिया कैसे फैसिलिटेट करेगी। ऐसे देखो, सुनो जरा, आपको क्या है, आपको यहाँ पे ये देखो, दिस इज योर ट्रैकिया, दिस इज योर ईसोफेगस, है ना। अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे, क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है, एक दूसरे के पीछे है। इसके पास जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है, अगर ये सी शेप्ड की जगह क्या हो जाए, पूरा सर्कल हो जाएगी, तो ये जब पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट करेगी ना, तो आप क्या करेगा, अब ये पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे वेव लाइक मूवमेंट जनरेट हो रही है ना, तो वेव लाइक मूवमेंट इसके सर्कल को टच करेगा, इसके सर्कल को टच करेगा, तो तुम्हें कुछ भी निगलने में दिक्कत होगी, है ना, स्वोलो करने में दिक्कत होगी, पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तुम इजीली क्या कर लेते हो, क्या कर लेते हो, स्वेलो कर लेते हो चीजें को। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपका कोई भी मूवमेंट जो है सी शेप्ड होने की वजह से कोई भी मूवमेंट आपकी क्या नहीं होती, ब्लॉक
नहीं होती है। क्या नहीं होती? आपकी कोई भी मूवमेंट ब्लॉक नहीं होती है। किसकी वजह से? शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग की वजह से। किसकी वजह से? शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग की वजह से। दूसरा काम, दूसरा फंक्शन बताना जरा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का। आपका दूसरा फंक्शन होता है बच्चे आपका आपका शी शेप्ड आपका क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोलैप्स को। क्या करेगा? प्रिवेंट कोलैप्स। किसका कोलैप्स प्रिवेंट करता है? ट्रैकिया का, ड्यूरिंग एक्सेल। अब एक बात सुनना यहाँ पे, ध्यान से बात सुनना, ठीक है? जब एक्सेल होता है ना, फोर्सफुल मैंने एक्सेल किया, ओके तो फोर्सफुल जब एक्सेल करता हूं तो लंग्स के अलावा, दीज आर माय लंग्स, लंग्स के अलावा जो ट्रैकिया है यहाँ पे, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया को हम डेड स्पेस बोलते हैं, माउथ को हम डेड स्पेस बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो रही है। डेड स्पेस क्यों बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज नॉट पॉसिबल। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डेड स्पेस है। डेड स्पेस में कोई भी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं बचेगी। ड्यूरिंग एक्सेल कोई भी वॉल्यूम ऑफ एयर डेड स्पेस के अंदर नहीं बचेगी, है ना? तो जब वो नहीं बचती है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा बच्चे तुम्हारा, है ना? तो लेकिन अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुल एक्सेल के बाद भी कोलैप्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। ये तुम्हारा कार्टिलेज है। देखो मैं इसको ऐसे कर लिया, ये मेरा क्या कहाँ चला गया? वापस पोजीशन पकड़ लिया, ये वापस पोजीशन पकड़ लिया, ये सेम तुम्हारा शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग है। जैसे ही आप क्या करो, फोर्सफुल एक्सेल कर रहे हो, देयर इज ए प्रेशर, वो शी शेप्ड जो है, ये शी शेप्ड थी, है ना? ये शी शेप्ड, वो आपका कोलैप्स होने के लिए थोड़ा सा ऐसे होता है, लेकिन बाद में क्या हो गया? अपना वापस शेप रीगेन कर लिया। इसने भी आपका शेप रीगेन कर लिया। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना? तो शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग इसीलिए होता है, ठीक है? चलो, होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या हुआ? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपको क्या देखने को मिली? ट्रैकिया के बाद आप, अच्छा हाँ, ट्रैकिया के अंदर ये लो जरा, ये तुम्हारी ट्रैकिया, जिसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिला? ये शी शेप्ड कार्टिलेज। ओके अब देखो, दिस इज योर, सॉरी बच्चे एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ तो आपका दिस पोर्शन विल बी योर एपिग्लोटिस। क्या है आपका? एपिग्लोटिस है। ये आपकी शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। ये एक्चुअली शी शेप ऐसे होती है, ये लो मैंने पूरी शी शेप बना दी, ठीक है? अब मैं एक छोटा सा पोर्शन इसका, ये लो छोटा सा पोर्शन, मैं इसको बड़ा करके देख रहा हूं, ठीक है? जब मैं इसको बड़ा करके देखता हूं तो मुझे ये लो, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ऐसे कॉलम शेप्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगी? कॉलम शेप्ड सेल्स देखने को मिलते हैं। और कॉलम शेप्ड सेल्स को तुम क्या बोलते हो बच्चे? तुम बोलते हो कि आपकी कोल्यूमनर एपिथेलियम। क्या बोलते हो इनको? कोल्यूमनर एपिथेलियम। और कोल्यूमनर एपिथेलियम भी कैसी? जिसके ऊपर क्या लगा है? ऐसे सीलिया लगे हैं। क्या लगे हैं आपके? ऐसे, ये देखो, दिस इज योर कोल्यूमनर एपिथेलियम, जिसके ऊपर क्या लगा है बच्चे? आपका सीलिया लगा है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। क्या बोल देंगे बच्चे? सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट ऑफ गोबलेट सेल्स। क्या बोल देंगे जिसको? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है तुम्हारे। ओके, गोबलेट सेल्स क्या सिक्रीशन करेंगी? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। तो ये क्या है आपकी? म्यूकस सिक्रीशन। तो म्यूकस यहां भी रिलीज होता है, क्या करने के लिए? ट्रैप करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रैप करेगा। किसको ट्रैप करेगा? डस्ट को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। किसको ट्रैप करेगा? डस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है ना? अब आपका डस्ट और
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रैप होता है ये आपका क्या है, एक फिजिकल बैरियर भी है। क्या है आपका, आपका एक फिजिकल बैरियर भी प्रेजेंट है। जो कहां पर आ रहे थे फिजिकल बैरियर, याद करो फिजिकल बैरियर कहां आ रहे थे भाई, हेल्थ में आ रहे थे, तुम्हारे इम्यूनिटी में आ रहे थे, याद करो। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा वहां पे भी इसका दोबारा यूज होगा। ओके चलो, आपकी क्या हो गई ट्रैकिया के अंदर शूडो स्ट्रेटिफाइड, दिस विल बी योर। अब शूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब फोल्सली स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड आपकी स्ट्रेटिफाइड में एक ही टाइप की बहुत सारी लेयर्स, आपकी एक ही है, सेल का टाइप एक ही है, बट वो बहुत सारी लेयर में है ना। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में क्या है, म्यूकस सिक्रेटिंग भी है, तो इसीलिए क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे, बोलो हाँ कि ना। पक्का अपने आप से सवाल पूछो, आई तो ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, जब तुम देखते हो ये लो फिर से बनाओ, है ना। अब फिर से, अब पहले एक्सटर्नल लंग्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखते हैं, बाद में इंटरनल जाएंगे, है ना। तो देखो आपका सबसे पहले, इसको थोड़ा सा फाइन कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा फाइन करके ब्राइट कलर्स यूज करता हूं। चलो अब ये लो, ये लो, ठीक है। अब फर्दर क्या देखते हो कि आप यहां से देयर इज प्रेजेंस ऑफ लंग, क्या देखते हो, लंग देखते हो। ओके, सो दिस विल बी योर, आपका क्या होगा, राइट लंग, है ना। ये राइट लंग होगा, ये लेफ्ट लंग, सॉरी दिस इज योर लेफ्ट लंग, दिस इज योर राइट लंग, उल्टा बोल गया, है ना। अब लेफ्ट लंग कैसे पहचान आया, क्योंकि इसके बीच में आपको क्या मिलता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ये लो, यहाँ पे ऐसे हल्का सा हार्ट क्या होता है, लेफ्ट आर्च होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके लंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहां पे। अब इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाती है, दिस विल बिकम योर कार्डियक नोच। क्या बन जाती है आपकी, कार्डियक नोच बन जाएगी, है ना। अब वहीं पे आप फर्दर क्या देखते हो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या मिलेगी, एक और बाहर वाली लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, एक बाहर लेयर मिलती है यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं प्लूरोन लेयर्स। क्या बोलते हैं आपको, इनको प्लूरोन लेयर्स बोलते हैं बच्चे। ध्यान से देखो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लूरोन, आपकी बाहर प्लूरोन है, उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरोन। क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरोन बोलते हैं। जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरोन। क्या बोलेंगे, आपका विसरल प्लूरोन लेयर बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ आई। क्या इनके बीच में कैविटी होती है, यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए कैविटी, जहां जिसको हम बोलते हैं प्लूरोन कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लूरोन कैविटी बोला। और प्लूरोन कैविटी बोलने के बाद तुमने क्या बोला, कि इस प्लूरोन कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भी होता है। क्या होता है, एक फ्लूइड भी होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्रेजेंट इन आपका किसके अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्यों, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा तो इनहेल एक्सहेल, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड है, तो दोनों के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा, इजीली चलेंगे, है ना। जब आप लंग्स इन्फ्लेट करेगा, तो इन्फ्लेट करो चाहे आपका एक्सहेल करो, तो दोनों टाइम पे इजी मूवमेंट दोनों लेयर्स के बीच में, है ना। चलो अब फर्दर क्या देखा, आपका ट्रैकिया सब डिवाइड हुआ इनटू, अच्छा एक्सटर्नल अपीयरेंस कर रहे थे पहले, एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना। एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखो, आपको लेफ्ट लंग के ऊपर क्या देखने को मिलता है, एक फिशर देखने को मिलता है यहाँ पे, एक ऐसे, दिस इज योर ओब्लीक फिशर। इसको क्या बोलते हैं, ओब्लीक फिशर बोलते हैं। और आपको क्या करेगा, दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, दिस इज योर सुपीरियर लोब। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका सुपीरियर लोब बोलते हैं, दिस इज योर सुपीरियर लोब, दिस विल बी योर इंफीरियर लोब, है ना। वहीं पे आपको जो है यहाँ पे दो आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो दो फिशर देखने को मिल जाएंगे, किसके अंदर, राइट लंग के अंदर, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल फिशर। कैसा है, हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस विल बी योर ओब्लीक फिशर। ओके, जिसकी वजह से आपके तीन लोब बनेंगे, एक सुपीरियर लोब, एक
मिडल लोब, एक इंफीरियर लोब, है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था कि आपके अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इन प्लूरल लेयर, प्लूरल लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूराइसी, है ना। आपका इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल लेयर, आपका इन्फ्लेमेशन इन प्लूरा अगर हो जाएगा तो आपको क्या बोल देंगे, प्लूराइसी बोल देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। आपका राइट लंग और लेफ्ट लंग को पहचानने का तरीका, लेफ्ट लंग को पहचानने के लिए एक तो कार्डियक नोच, एक उसके दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। राइट लंग को पहचानने के लिए एक तो उसके अंदर कार्डियक नोच नहीं होगा, दूसरा उसके पास दो फिशर होंगे, तो इजीली तुम बाहर से देख के पहचान सकते हो, ये क्वेश्चन भी आया है। अब वहीं पे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जाओगे तो ये लो, मैं एक ही लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये लो, ठीक है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डायफ्राम, पिछले डायग्राम में जगह नहीं थी तो मैं डायफ्राम नहीं बनाया, यहाँ पे दिस विल बी प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, जो आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक मस्कुलर लेयर है जो प्रॉपर्ली डिवाइड कर देती है, ओके, ध्यान रखना इसको। तो आपकी ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या करती है, ट्रैकिया सब डिवाइड हो जाती है, ठीक है, किसके अंदर, आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई, वहीं पे आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड हो जाएगी, ये लो, दिस विल बी प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई सब डिवाइड इनटू आपका टर्शियरी ब्रोंकाई, है ना। टर्शियरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू आपके ब्रोंकियोल्स, किसमें हो जाएंगे, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल सब डिवाइडेड इनटू आपकी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट जो है वो सब आपकी कनेक्टेड टू एन एल्वियोलाई, किसके साथ कनेक्टेड होती है, एल्वियोलाई के साथ। तो ये तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या है तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, प्राइमरी सब डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी सब डिवाइडेड इनटू टर्शियरी, टर्शियरी डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर ट्यूब, एल्वियोलर ट्यूब या एल्वियोलर डक्ट कनेक्टेड टू एल्वियोलाई। क्या इतनी बात समझ आई, ये आपका बेसिक था। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बनता है। जो ट्रैकिया था, ध्यान से सुनो, एवोल्यूशन देखो यहाँ पे, पार्शियल पार्शियल डिग्रेडेशन देखो जरा ध्यान से सुनो, नो डिग्रेडेशन, सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, देखो जरा। ट्रैकिया के अंदर तुमने क्या बताया था, आपकी कॉलम शेप्ड सेल्स बताई थी, क्या बताई थी तुमने, कॉलम शेप्ड सेल बताई थी, दैट इज योर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम, जिसके अंदर क्या था, सीलिया था, ऐसा कुछ बताया था तुमने। तो ट्रैकिया में क्या हुआ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती, जरा एक बार मेरे को याद करा दो, है ना। अगर तुम कहोगे तो भी प्रेजेंट होगी, तुम नहीं करोगे तो भी प्रेजेंट होगी, है ना। तो अब क्या हो गया, अब आपका देयर इज, आपको टर्मिनल ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इन तक आते आते आप बोल देते हो कि ये क्या होगा, दीज आर योर काइंड ऑफ योर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइज, क्या बोल देते हैं बच्चे, टर्मिनल ब्रोंकाई। अब टर्मिनल ब्रोंकाई आते आते, ठीक है, आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड से आपको क्या हो गया, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग भी थी, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, यहां से क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना, ठीक है, आपका सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब यहां से क्या हुआ आपका, हाँ, आपका टर्मिनल ब्रोंकाई आते आते, क्या आते आते आपका टर्मिनल ब्रोंकाई आते आते होता क्या है, बताओ जरा। टर्मिनल ब्रोंकाई आते आते सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, कोल्यूमनर चेंज्ड इनटू क्यूबोइडल एपिथेलियम, किसमें चेंज हो जाएगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी। क्या ये सीलिएटेड होगा, बिल्कुल होगा।
और सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग चेंज इनटू प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज, प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज। तो आपकी छोटी छोटी प्लेट्स से के अंदर चेंज हो जाएगी, ये लो, ये लो, ठीक है। और आपकी ये मान लो आपकी क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई, जिसमें छोटी छोटी प्लेट्स मिलेंगी। और जब आपका एक क्रॉस सेक्शन इतना सा कट करके देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, क्यूबॉइडल। कोलुमनर नहीं देखने को मिलेंगी बच्चे, कैसी देखने को मिलेंगी, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सीलिया। क्या देखने को मिलता है, सीलिया। तो बड़ी बड़ी सेल्स जो हैं वो श्रिंक होके क्या बना लेती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं बच्चे, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना लेती हैं। आप जरा ध्यान से सुनो, ओके। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम फर्दर ट्रांसपोर्ट, जब आपका एल्वियोलाई आता है, क्या आता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ आपको सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम। क्या देखने को मिलती हैं आपको, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। आपको लेयर जो है और स्क्वॉश हो जाएगी। जब और स्क्वॉश हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, आपका सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, बोलो। आपका सिंपल स्क्वोमस देखने को मिलेगा। फर्दर जब आप देखते हो कि आपका यहां तो आपका क्या था, यहां पे डेड स्पेस था तो कार्टिलेजिनस रिंग क्या ना हो, कोलैप्स ना करे। टर्मिनल ब्रोंकाई था, डेड स्पेस था, प्लेट्स कार्टिलेज की क्या ना करे, कोलैप्स ना करे। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, तो एल्वियोलाई इज नॉट अ डेड स्पेस। लेकिन आपका कोलैप्स ना हो इसके लिए क्या होता है, आपका एक्सेल के दौरान कोलैप्स ना हो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखो। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई के अंदर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड। क्या मिलता है बच्चे आपको, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम। एंड आपको क्या मिलेगी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ आपको एल्वियोलर फ्लूइड। दिस इज योर एल्वियोलर फ्लूइड। इस एल्वियोलर फ्लूइड के अंदर एक चीज होती है जिससे बार बार क्वेश्चन आया है, उसको बोलते हैं लेसिथिन। क्या बोलते हैं, लेसिथिन। लेसिथिन इज ए क्या है बच्चे, आपका प्रोटीन है। क्या है बच्चे, आपका एक प्रोटीन है जो क्या करके देता है, लेसिथिन क्या करके देगा, आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है जो किसमें आपका रिलीज होगा, जो एक सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ जरा मेरे को, जिससे तुम्हारा डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखना, लेसिथिन क्या है आपका, लेसिथिन है, एल्वियोलर फ्लूइड है, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। किस आपकी ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज आर आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम। ध्यान रखना, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम ही क्यों दिया गया, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम जहां भी तुम्हारी बॉडी में होता है ना, तो वो क्या कराता है, कोई ध्यान बता सकता है क्या करा सकता है, वो आपका डिफ्यूजन में हेल्प करता है, हेल्प इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ज्यादा कराएगा बच्चे आपकी, क्या कराएगा, डिफ्यूजन ज्यादा कराएगा, तो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, पक्का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया है ध्यान से सुन लेना, इसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो आया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का बहुत बार क्वेश्चन आया है, बता नहीं सकता, एक्चुअली नीट में भी आता है इससे क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनो आपका ये देखो, आपका एक नॉर्मल लंग बना रहा हूं पहले, नॉर्मल लंग, ये लो बिल्कुल नॉर्मल लंग बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। आपका ये दिस विल बी योर डायफ्राम, ये कौन सी है, डायफ्राम लेयर है, ये क्या है, अपर लेयर। ये वाला पोर्शन मैंने ऐसे कट किया है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टर्नम,
क्या प्रेजेंट है, ये स्टर्नम प्रेजेंट है, और स्टर्नम के साथ लंग्स की आपकी लेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लंग्स की लेयर्स प्रेजेंट है। ये आपकी एल्वियोलाई लेयर हो गई, सॉरी प्लूरोन लेयर हो गई, और एक आपकी पैराइटल प्लूरोन, एक आपकी विसरल प्लूरोन। बैक साइड किससे अटैच है, आपकी थोरेसिक रीजन से। किससे अटैच है बच्चे, आपका थोरेसिक रीजन से अटैच है, ये स्पाइनल कोड है ना, पक्का। अब क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल लंग है ना, इसमें कुछ नहीं कर रहे हम, सिंपल नॉर्मल लंग है। अब हम क्या बताते हैं, अब हम बताते हैं कि इसके बाहर बाहर क्या होगा, यहां से आपका ऐसे करके एक रिब ऐसे जुड़ रही होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, है ना। तो ऐसे रिब्स अटैच हो रही होती है, ये लो, ये रही तुम्हारी रिब्स। ऐसे रिब्स अटैच होती हैं, बोलो हाँ कि ना। तो रिब्स के बीच में क्या देखने को मिलता है, रिब्स के बीच में प्याज के छिलके की तरह तुम्हें क्या मिलेंगी, लेयर्स ऑफ मसल्स देखने को मिलती हैं, प्याज के छिलके की तरह, जस्ट लाइक अनियन पिल, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, आपका नीचे नाम, नीचे कमेंट में लिख के बताओ क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल। क्या होती है तुम्हारी, इंटरकोस्टल मसल। तो ये लो, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होती है। एक होती है इंटरनल, एक अंदर वाली लेयर में मिलेगी, एक आपको बाहर वाली लेयर में मिलती है। तो एक अंदर वाली लेयर में हो गई, और एक आपको बाहर वाली लेयर में हो गई। तो देयर इज ए इंटरनल इंटरकोस्टल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये आपने लगा दिया इंटरनल इंटरकोस्टल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। क्या इतनी बात समझ आई, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, आपको क्या मिला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, देयर इज एन इनहेल। क्या है आपका, इनहेल। ये जब इनहेलेशन होगा तो क्या होता है, आपका बिल्कुल नॉर्मल था, क्या था आपका, बिल्कुल नॉर्मल लंग था। अब इसमें इनहेल करके देखेंगे, जब इनहेल करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो। आपने इनहेल किया तो आपकी जो नॉर्मल थी वो ऐसे हो गई, ये लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से सुनना आप, जब आपके नॉर्मल वाले से इससे क्या चेंज है, इसके अंदर इस डायग्राम से, इस डायग्राम के अंदर चेंज क्या है, पहला चेंज है ये थोड़ा सा ऊपर खिंचा हुआ है ऐसे, है ना। और दूसरा चेंज है डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। क्या है आपका, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इनहेलेशन के अंदर यही होता है, इनहेल करते हो ना, देखो तो क्या हुआ, आपकी रिब केज बाहर को आया, क्या आया, रिब केज बाहर को आता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। कैसे होती है, आपकी रिब केज की मूवमेंट जो है वो कैसी रहेगी, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड मूवमेंट रहती है। कैसे, आपका यहां से कोई मसल है वो क्या कर रही होगी, पकड़ के इस रिब केज को बाहर खींच रही है, क्या कर रही है, बाहर खींच रही है। तो वो कौन सी मसल होती है, इंटरनल इनहेल है ना, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कौन सी होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। बाहर की मसल क्या करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब क्या होता है, रिब केज बाहर मूव करता है। जब रिब केज बाहर मूव करता है तो रिब केज के नीचे कौन प्रेजेंट है, आपकी प्लूरोन लेयर प्रेजेंट है, पैराइटल प्लूरोन लेयर प्रेजेंट है, विसरल प्लूरोन लेयर प्रेजेंट है। दोनों को पकड़ के वो बाहर खींचेगा, क्या करेगा, दोनों को पकड़ के बाहर खींचता है। जब ये बाहर खींचता है ऐसे, ये बाहर खींच दिया, तो आपकी क्या हो जाती है, ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल यहां पे था, ओरिजिनल यहां पे था, ठीक है, ये लो, ओरिजिनल ऐसे था कुछ, ठीक है। तो ओरिजिनल ऐसे थी, इससे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज। दूसरा डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींच दिया। तो डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींचने वाला कौन है,
डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींचने वाली है बच्चे आपकी फ्रेनिक मसल। कौन सी है? फ्रेनिक मसल क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। तो डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींच रही है। जब वो डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींचती है तब क्या होता है? आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये क्या हो गया तुम्हारा? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और प्रेशर क्या हो गया? जब भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो प्रेशर लंग के अंदर नेगेटिव प्रेशर चला गया। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप 1 मान रहे हो तो आपके लंग के अंदर ड्यूरिंग इनहेल क्या हो जाता है? नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो पॉजिटिव प्रेशर टू, और एयर जो है वो ट्रेवल कहां से कहां करती है? एयर बाहर से अंदर ट्रेवल करेगी तो एक्सटर्नल टू इंटरनल ट्रेवल करेगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है ना, अंदर की तरफ। तो इनहेल किया तब दो काम हुए। पहला, आपकी रिब केज को पकड़ के बाहर खींचा गया जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हुई। डायफ्राम को पकड़ के नीचे खींचा गया जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हुई। रिब केज को बाहर फेंक आपका खींचने के लिए कौन सी मसल? डायफ्राम को खींचने के लिए कौन सी मसल? दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो आपका क्या हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रेशर आपका चला गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया? आपका वॉल्यूम, आपकी जो एयर थी वो क्या कर गई? ट्रेवल कर गई फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या इतनी बात समझ आई? इतनी सी बात समझ आई? बताओ हाँ कि ना। अब फर्दर क्या बोलते हैं? फर्दर तुमने बोला एक्सहेलेशन, है ना। एक्सहेलेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? ऐसा आप देखना जरा। अब इनहेल हो चुका है, इनहेल हो चुका है तो अब लंग्स जो है वो ऐसे जा चुके हैं। ऐसे जाने का मतलब पूरा खिंच चुका है। अब एक्सहेल होना है तो इसको क्या कर दो? वापस अपनी पोजीशन पे ले आओ। पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिब केज को पकड़ के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। डायफ्राम को पकड़ के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। जब ये होगा तो वॉल्यूम लो आपकी लॉस हो जाएगी। वॉल्यूम लॉस हो जाएगी तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अंदर से प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर। तो अंदर का पॉजिटिव प्रेशर, बाहर का नेगेटिव प्रेशर और एक्सेल, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म देखो जरा। आपका ड्यूरिंग एक्सेल आपको क्या देखने को मिलता है? जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर, जो आपका सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। अब क्या होगा? जो आपका ऐसे बाहर खींचा हुआ था, ऐसे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? अंदर, आपका अंदर पुश कर दिया गया, ये लो। और डायफ्राम को भी वापस पुश कर दिया गया, ठीक है। डायफ्राम को भी वापस पुश कर दिया, ठीक है। अब यहां से वापस, तो इसको वापस खींचने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल। क्या होती हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, देखो ये था, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब केज को पकड़ के इनवर्ड मूव कर लेती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब केज गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल आपका पोजिशन पे आ गया। जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तब क्या होता है? एंड डायफ्राम भी ओरिजिनल पोजीशन पे, डायफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी रिलैक्स। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा वो होता है एब्डोमिनल मसल की वजह से। किसकी वजह से होता है? एब्डोमिनल मसल की वजह से। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायफ्राम किसकी वजह से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आता है? एब्डोमिनल मसल की वजह से। तो एब्डोमिनल मसल पुशेस बैक डायफ्राम। जब वो हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज।
है ना। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो आपका क्या हो गया, एक्सहेल हो गया। क्या हो गया आपका, एक्सहेल हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, इंटरनल इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल। वहां पे इनहेल में कौन सी याद रखनी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और फ्रेनिक मसल। कौन सी थी बच्चे, फ्रेनिक मसल। अब जरा ध्यान दो, अब यहीं पे आपका क्या आता है, पल्मोनरी आपकी कैपेसिटीज आती है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ध्यान से देखना, एक ही डायग्राम के अंदर सारी की सारी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज याद करा दूंगा। ध्यान रखना यहीं पे, इसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, ठीक है। देखो इस पूरी स्लाइड के अंदर सारे याद आ जाएंगे तुम्हें। ध्यान रखो, एक पहला छोटा सा डायग्राम बनाओ। ये है तुम्हारी एक नॉर्मल एक्सेल इनहेल वॉल्यूम। क्या कर रहे हो, मैं खड़ा हूं, नॉर्मल, मैंने एक इनहेल किया, एक्सेल कर दिया, ठीक है। तो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। क्या है बच्चे आपकी, टाइडल वॉल्यूम, जिसमें क्या हो गया आपको, ये लो, क्या हो गया आपको, ये लो। तो जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल इनहेल हो रहा है एंड एक्सहेल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, नॉर्मल इनहेल हो रहा है और नॉर्मल एक्सहेल हो रहा है। ओके जब नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल होता है, तब आपकी कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रेवल करती है, 500 ml। कितनी ट्रेवल करती है, 500 ml। आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल के अंदर यूज कर लेते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चे, टाइडल वॉल्यूम, या इसको बोल देते हैं टीवी। क्या बोल देते हैं, टीवी। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद तुमने बोला कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ टाइडल वॉल्यूम, के बाद तुम क्या कर रहे हो, फोर्सफुल इनहेल। एक तो नॉर्मल इनहेल हो गया, दिस इज माय नॉर्मल इनहेल। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्सफुल इनहेल, दिस इज माय फोर्सफुल इनहेल। एक्स्ट्रा इनहेलेशन आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, ऐसा। सो दिस विल बी योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिर्फ रेड कलर के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। नॉर्मल इनहेल के बाद आपने, नॉर्मल इनहेल मैंने कर लिया, ये मेरा नॉर्मल इनहेल था। अब दो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल इनहेल के बाद फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है आपकी, होती है बच्चे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं IRV, दैट विल बी 2500 टू 3000, ठीक है। तो फोर्सफुली आप 2500 टू 3000 आपकी करीबन 2.5 लीटर से 3 लीटर क्या कर लेते हो आप, गैस को इनहेल कर लेते हो, एयर को इनहेल कर लेते हो। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं, देयर इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या बोला, देखो जरा। अब आप एक नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो, मैंने भर लिया, अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल एक्सहेल कर दिया, ये नॉर्मल एक्सहेल है। अब मैं फोर्सफुली एक्सहेल कर रहा हूं, तो नॉर्मल एक्सहेल के बाद जब मैं फोर्सफुली एक्सहेल कर रहा हूं, ये मेरा नॉर्मल एक्सहेल, यहां पे मेरा नॉर्मल एक्सहेल हो चुका है। इसके बाद जो मैं फोर्सफुल एक्सहेल कर रहा हूं, दैट विल बी योर एक्सपायरेटरी, क्या हो जाएगी, रिजर्व वॉल्यूम, ERV बोलते हैं। क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखने को मिली, जिसको बोलते हैं ERV, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितने की होगी बताना जरा मेरे को। इसको बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है बच्चे 1000 टू 1100 ml, मतलब 1 लीटर से 1.1 लीटर ऑफ गैस आप क्या कर सकते हो, फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। ध्यान रखना ये चीज, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फोर्सफुल एक्सेल कर दिया, अब मैं सांस नहीं ले रहा। क्या मेरी वर्किंग चल रही है बॉडी में? क्या मेरा ब्रेन चल रहा है? क्या मेरा हार्ट चल रहा है? अभी भी चल रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने वापस इनहेल नहीं किया तो नहीं, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन आपको एक, क्या मेरे लंग्स जो हैं वो सारे कोलैप्स कर गए? नहीं किया। मैंने अभी तक सांस नहीं लिया है तो मेरे अभी तक कोलैप्स नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि आपका एक वॉल्यूम ऑफ गैस अभी भी लंग्स के अंदर है। जब आप फोर्सफुली एक्सहेल कर देते हो उसके बाद भी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चे, हमारी आपकी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज योर आरवी। क्या है बच्चे आपकी? आरवी। और आरवी कितनी होती है? आरवी होती है 1100 ml टू 1200 ml। कितनी होगी बच्चे? 1100 ml टू 1200 ml आपकी नॉर्मल आरवी होती है। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। चारों वॉल्यूम समझ आ जाएंगी तो कैपेसिटीज अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, चारों वॉल्यूम पता होनी चाहिए। पहली है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सेल इनहेल 500 ml। दूसरी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेल के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन 2500 टू 3000। नॉर्मल एक्सेल के बाद फोर्सफुल एक्सेल, तो दैट इज योर 1000 टू 1100 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन आपकी फिर भी क्या रह जाती है? एक रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाती है ना, एक बची हुई अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, जो किस में रह जाएगी? लंग्स के अंदर रह जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई? यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जनरली मतलब आपको आएगा ही आएगा, वॉल्यूम और कैपेसिटी से एक क्वेश्चन तुम्हें आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अब फर्दर क्या बोला, ये लो। अब फर्दर तुमने बोला भैया कि अब कैपेसिटीज और समझा दो सर, इसी डायग्राम में समझाना, दूसरी में मत जाना। ठीक है भाई, इसी डायग्राम में समझाता हूं। पहला कैपेसिटी है तुम्हारा इंस्पायरेशनल कैपेसिटी। पहला कैपेसिटी कौन सा है? इंस्पायरेशनल। चलो थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया, ये ले लेते हैं। दैट इज योर इंस्पायरेशनल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेशनल कैपेसिटी कौन सी होती है? जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम टोटल इनहेल कर सकते हो। तो नॉर्मल इनहेल में टाइडल वॉल्यूम लेते हो, टाइडल वॉल्यूम का इनहेलेशन लेते हो, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हो तुम, तो आईसी क्या होगी? दिस इज योर आईसी। आईसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तुम्हारा टोटल इनहेल का कैपेसिटी है, इंस्पायरेशन का कैपेसिटी है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम मैंने किया, ठीक है, इसके बाद मैंने फोर्सफुल इनहेल किया, तो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? 500 प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी? 25 टू 3 लीटर, 2500 ml टू 3 लीटर। तो आपकी कितनी हो जाएगी ये? 3000 टू 3500 ml आप क्या कर सकते हो? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है आपकी। तो यहां से लेके दिस विल बी योर टोटल, दिस यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी योर आई सी। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट विल बी योर, नेक्स्ट देखो किसमें ले, नेक्स्ट उसमें से लेते हैं, दैट विल बी योर व्हाइट। कोई लिया है क्या? मैंने अभी नहीं लिया, चलो व्हाइट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी आती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट विल बी FRC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? FRC में ध्यान दो जरा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? आपकी एक्सपायरेटरी, जब फंक्शनल, जो फंक्शनल रह गई। अब मैंने नॉर्मल एक्सेल कर दिया, मैंने नॉर्मल एक्सेल करके खड़ा हूं, अभी तक मैंने कोई इनहेल नहीं किया है। अब क्या है आपका? मैं फोर्सफुल एक्सेल कर सकता हूं ना, लेकिन मैंने नहीं किया फोर्सफुल एक्सेल, फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद भी बची है। तो ये पूरी यहां से लेके यहां तक, नॉर्मल एक्सेल के बाद भी जो तुम्हारी फंक्शनल है लेकिन पीछे बची हुई है, तो दिस इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
ठीक है, तो ये कितनी होगी, दिस विल बी योर आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी हो जाएगी बच्चे ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है आपकी 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। तो ये अराउंड इसको बोलते हैं हम 2500, राउंड अबाउट कर लेते हैं, दैट विल बी योर 2500 ml। एनसीईआरटी का डाटा है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो जितने भी कैपेसिटीज हैं वो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बॉक्स में किया मैंने, एफआरसी कैपेसिटी जो है वो बॉक्स में किया मैंने। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। एक बात जरा मेरे को ध्यान से सुनो और मेरे को समझाओ, क्या तुम रेस्ट के अंदर, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, आई एम काइंड ऑफ इन अ रेस्ट पोजिशन, क्या मैं रेस्ट के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ? बोलो, बता सकता हूँ क्या? नहीं ना। मेरे को अगर काम करना है तो मेरे को थोड़ा सा भागना भी पड़ता है, स्टेयर्स भी चढ़ने पड़ते हैं, जोर से बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, इसके अलावा आपके भाग दौड़ना भी होता है, रनिंग भी करनी होती है। मेरे को नॉर्मल जिंदगी में भागा दौड़ी तो नॉर्मल चलती रहती है। तो क्या मैं फोर्सफुल इनहेल नहीं करता? क्या मैं फोर्सफुल एक्सहेल नहीं करता? करता हूँ, है ना। तो फोर्सफुल इनहेल भी जरूरी है एक जिंदा रहने के लिए, और एक फोर्सफुल एक्सहेल भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो फोर्सफुल इनहेल और फोर्सफुल एक्सहेल ये दोनों किसके लिए जरूरी हैं? वाइटल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो आपकी जिंदा रहने वाली कैपेसिटी जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। और वाइटल कैपेसिटी कौन सी आती है, जरा ध्यान से सुनो, दैट विल बी योर, अरे कौन सा लूं, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये कलर लो, ठीक है। दैट इज योर, कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका वाइटल कैपेसिटी, कौन सा आएगा? दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है आपका? जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जरूरी है, टाइडल वॉल्यूम जरूरी है, और एक्सपायरेटरी फोर्सफुल इनहेलेशन भी जरूरी है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन और टाइडल वॉल्यूम जरूरी है। तो आपका कौन सा आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। क्या हो जाएगी बच्चे? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखना। तो वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाती है? अराउंड 3500 टू 4500 ml आपकी क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी, इतना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है दैट विल बी, और कौन सी हो जाएगी बच्चे? ध्यान से सुनो, आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये लो, आपके यहाँ से देयर इज, कोई और कलर चूज करने में हेल्प करो मेरी। ये कलर कैसा रहेगा? हाँ अलग है ना थोड़ा सा, हाँ चलो ये लो, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, येलो नहीं है बच्चे, थोड़ा वाइब्रेंट ग्रीन सा है ना, चलो। तो आपका ये आपका जो है दैट विल बी योर टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, जो टोटल लंग में कितनी है, जिसको हम बोलते हैं TLC। क्या बोलते हैं इसको? TLC। और TLC कितनी हो जाती है बच्चे आपकी? TLC हो जाती है 5800, अराउंड 5800 ml। तो अराउंड 6 लीटर ऑफ गैस जो आपके लंग्स के अंदर इनहेल एक्सहेल होती रहती है इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट अलग से लिख देता हूं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TLC माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये पॉइंट पूछा गया है अलग से। क्या TLC में से रेजिडुअल वॉल्यूम घटा दोगे तो क्या वाइटल कैपेसिटी नहीं बची? ऑब्वियसली बची, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी, तो ध्यान रखना इसको। क्या इतनी बात समझ आई? ये सारे के सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज बोला था ना, एक ही पर्टिकुलर डायग्राम में समझा दूंगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना, ओके पक्का। चलो अब
आपका थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। किस पे ध्यान देंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है आपकी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एल्वियोलाई के ऊपर। किसके ऊपर होती है बच्चे? एल्वियोलाई के ऊपर। अब एल्वियोलाई के ऊपर तुम एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कर लोगे, ये तो मेरे को समझ आता है, तुम कर लोगे, लेकिन आपको उसके अंदर क्या मिलते हैं? थोड़े से फैक्टर्स याद रखने हैं कि क्या क्या होगा। ये देखो जरा, आपको ये लो, है ना। अब यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल। याद आया? सिंपल स्क्वामस सेल हमने बताया था, सिंपल स्क्वामस सेल जहां भी होगी डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है। तो देयर इज ऑल्सो ब्लड कैपिलरी जिसके पास क्या होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। क्या होती है आपकी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? CO2 की कंसेंट्रेशन आपकी लो रहेगी। क्या रहेगी आपकी? लो। वहीं O2 की कंसेंट्रेशन हाई। यहाँ पे आता है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? CO2 की कंसेंट्रेशन हाई, O2 की कंसेंट्रेशन लो। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो गया तुम्हारा। क्या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे सेटअप हुआ? इजी है। हाई कंसेंट्रेशन टू क्या कर दोगे? लो कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे क्या होगा? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। दिस रिजल्ट इन टू किसके ऊपर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। दिस रिजल्ट इन टू एक्सचेंज ऑफ, और क्या हो जाएगा आपका? ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। बोलो यहाँ पे जरा, आई ना? ये तो हम बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम थोड़ा बड़े नहीं होंगे क्या? है ना? तो पैरामेडिकल्स लेवल का पढ़ना है ना। चलो जरा ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनो, एक सेकेंड। छह घंटा 3 मिनट। सबसे पहले जो अब देखो जरा, सबसे पहले अगर हम ध्यान देते हैं ना, तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपका पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है ना। हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है, इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, और वो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि गैस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बहुत इजी सा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस ट्रांसफर होगी। इसमें कोई बड़ी साइंस लगाने की जरूरत नहीं, बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां तुमने हाई प्रेशर कर दिया, वहां से गैस हमेशा लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख लो जरा, अब आपका क्या हुआ? ये है तुम्हारी एक्सटर्नल, क्या है? एक्सटर्नल गैसेज है। एक्सटर्नल गैसेज एयर वाली, है ना। तो एयर में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो हमने जाना कि 159 mmHg प्रेशर है। वहीं CO2 का प्रेशर बहुत ही कम। कितना है CO2 का प्रेशर? आपने बोला 0.3 mmHg। ठीक है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अरे यार कोई रंग बताओ यार अच्छा सा बच्चे। चलो अब देखो, वही वही क्या किया, अब देखो यहाँ पे ये लो, अब एल्वियोलाई में आ गए, है ना। जब एल्वियोलाई में आया तो तुमने जाना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 104 mmHg। वहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है दैट विल बी और 40 mm। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। अब इसके बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या मिली, ये ओके। इसके अंदर देयर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पे आ रहा है वहां पे तुमने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो हो जाएगा 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा 45 mmHg। ओके अब यहां से आपका ब्लड जो है वो कैसा बन के जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा बन रहा है, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड जब चेंज हो रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड में 40 और ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो रहा है तो PO2 आपकी बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है, 95 mmHg एंड PCO2 कितनी हो जा रही है, 40 mmHg हो जा रही है। अब यही ब्लड आपका किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, बॉडी टिश्यूज में जाएगा। कहां जाएगा, बॉडी टिश्यूज में जाएगा। ये आपकी बॉडी टिश्यूज है, ठीक है। अब बॉडी टिश्यूज में जाएगा तो बॉडी टिश्यू के अंदर जब आप प्रेशर मापते हो तो आप बोलते हो कि बॉडी टिश्यू के अंदर PO2 जो है दैट विल बी योर 40 mmHg और PCO2 सबसे हाई दैट विल बी योर 45 mmHg यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस विल बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। आप देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं यहाँ पे, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। आपका ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कितना हो जाएगा, 40 एंड PCO2 कितना हो जाएगा, 45। क्या इतनी बात समझ आई? अरे उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 या, हाँ ठीक है, ओके सॉरी, हाँ ठीक है। आप सुनो जरा ध्यान से, ठीक है कॉन्सेप्ट। अब हमने एक चीज बोली, हमने बोला कि प्रेशर हाई होगा वहां से प्रेशर लो की तरफ ट्रेवल करेगी गैस। अब ऑक्सीजन का देखना जरा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन अकेले का दिखाऊंगा तुम्हें। ऑक्सीजन का सिर्फ यहां लिख रहा हूं। ऑक्सीजन सबसे पहले कहां थी, कहां से, बाहर से अंदर आनी है ना, बोलो हाँ कि ना, बाहर से अंदर आनी है बॉडी टिश्यूज तक। तो बाहर का प्रेशर सबसे ज्यादा कितना है, ऑक्सीजन कहां से ट्रेवल करी, 159 mmHg से ट्रेवल करी एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर कितनी है, ट्रेवल करी 104 mmHg तक। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट। आपने बोला, मैंने नहीं बोला, ध्यान से देख लो अब, है ना। आपका कॉन्सेप्ट कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है बिल्कुल करेक्ट साबित हुआ। यहाँ पे आपकी बाहर से इनहेल हो गया तो आपका एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम था तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गई। अब एल्वियोलाई से कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था, 40। यहां से ट्रेवल कर गया वो किधर, इजी एक्सचेंज ऑफ O2। 159 से 104 इजी ट्रेवल, 104 से 40 mmHg इजी ट्रेवल। 40 mmHg किधर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। किसके अंदर है बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड के अंदर। तो ऑब्वियसली 40 विल कन्वर्ट इनटू 95 mm। अब आपकी आर्टरी के अंदर कितना है, 95। यहां से एक्सचेंज हो रहा है बॉडी, ये आपकी बॉडी टिश्यूज क्या है, आपकी बॉडी टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40। तो इजी ट्रेवल ऑक्सीजन एक्सटर्नल से बॉडी टिश्यूज तक पहुंचते पहुंचते आपका क्या हो रहा है, हाई टू लो ही ट्रेवल कर रहा है। जरा ध्यान से देख लो एक बार, सिर्फ 40 mm से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड के अंदर। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जानी चाहिए थी? बॉडी टिश्यू से बाहर जानी चाहिए थी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने लिखा, ये लो, CO2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां? बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में कितना था सबसे पहले? 45 mmHg। 45 mmHg से इधर PCO2 कितना है? इधर सॉरी, आपका सॉरी, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, तो PCO2 कितना है? 40। Oxygenated blood converted into, this is oxygenated, this is converted into deoxygenated, और deoxygenated में कितना आ रहा है? 45 mmHg। कितना आ रहा है? 45 mmHg। 45 mmHg will transfer into, किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? आपका 40 mmHg से 45, और ये ट्रांसफर हो जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स से एल्वियोलाई के अंदर कितना है? 40 mmHg। ये एल्वियोलाई का, और एल्वियोलाई से आउटर कितना है? 0.3 mmHg। किसके अंदर है? एक्सटर्नल। तो हाई 45 से लो 0.3 तक इजी ट्रैवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? एक ही उसके अंदर हमने पूरा पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट कर दिया कि ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पहले 159 से 104, 104 से 40, 40 कन्वर्ट इनटू 95, 95 से 40। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 45 से गई 40, 40 कन्वर्टेड इनटू 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 45, वहां से एल्वियोल आ गया तो 40, 40 से बाहर निकला तो 0.3। क्या इतना सा छोटा सा टुच्चू सा कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या इसमें गलती करोगे? क्या इसमें गलती करोगे तुम लोग? अब मत गलती करना, वरना पिटूंगा बहुत, घसीटूंगा ज्यादा, समझे? चलो अब ध्यान से सुनो। आपका नेक्स्ट जो आता है दैट विल बी योर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। तो अभी के लिए इतना ही करो। कल वाली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट विल बी योर आपकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक डायग्राम के अंदर, सिर्फ एक डायग्राम के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती कैसे कैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर। सिर्फ एक डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बच्चे। तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, ओके? पक्का? ठीक है, प्रॉमिस रहा। चलो, एक डायग्राम के अंदर पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से तुम्हारी बॉडी में जाता है और बॉडी से कैसे बाहर तक जाता है एक्सेप्ट पार्शियल प्रेशर, वो सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ओके? ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तब तक के लिए नमस्ते।